हेलो दोस्तों। राज की महाविद्यालय पिनवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सरकार के तीसरे स्तंभ न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आगे हम आज पढ़ेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका की ऐसी कौन कौन सी स्वतंत्रता होती है जिससे वह निर्बाध रूप से अपना कार्य को संपन्न कर सके। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संदर्भ में अमेरिका के राष्ट्रपति विलियम हार्वर्ड टफ ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पक्ष में एक बार कहा था कि सभी मामलों में, चाहे वे व्यक्ति तथा राज्य के बीच में हो, चाहे अल्पमत और बहुमत के बीच में हो, चाहे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से शक्तिशाली और निर्बल के बीच में हो, न्यायपालिका को निष्पक्ष रहना चाहिए और बिना किसी भय या पक्षपात के निर्णय देना चाहिए। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना किसी भी प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही नागरिकों के लिए तो यह बहुत ही जरूरी है कि न्यायपालिका निष्पक्ष रहे, उसे पर्याप्त स्वतंत्रता मिले। अगर ऐसा नहीं होगा तो अन्याय, शोषण आदि का प्रभाव बढ़ जाएगा। सामान्यतः भारत सहित लगभग सभी देशों में न्यायपालिका को निष्पक्ष एवं दबाव मुक्त रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए निम्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, निश्चित कार्यकाल, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, रोजगार पर प्रतिबंध, अवमानना पर दंड और उनके आचरण पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में पूरे विश्व में 3 प्रकार की विधियाँ प्रचलित है। एक तो निर्वाचन द्वारा चुनाव कर दो उसका, दूसरा है व्यवस्थापिका द्वारा और तीसरा है कार्यपालिका द्वारा। निर्वाचन द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का सिद्धांत सबसे पहले फ्रांस में अपनाया गया था। इसमें क्या होता है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा न्यायाधीशों को चुना जाता है। वर्तमान में अमेरिका के कुछ राज्यों जैसे कि टेक्सास, कैलिफोर्निया आदि में तथा स्विट्जरलैंड में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरा है व्यवस्थापिका द्वारा। व्यवस्थापिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद्धति जर्मनी, अमेरिका के कुछ राज्यों व स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। और तीसरा है कार्यपालिका द्वारा। विश्व के अधिकांश देशों में कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। भारत में भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से बने कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। भारत में नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम अपनाया गया है। ताकि ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो न्यायाधीश स्वतंत्र रहकर कार्य कर सके। एक अलग ही प्रक्रिया अपनाई जाती है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। तो दूसरा है निश्चित कार्यकाल। न्यायाधीशों को हमेशा सेवानिवृत्ति तक के लिए नियुक्ति दी जाती है। संविधान या व्यवस्थापिका द्वारा यह नियम बनाकर निर्धारित किया जाता है कि उनका कार्यकाल कितना रखा जाए तथा उनको पद से किस प्रकार से हटाया जाए। भारत की बात करें तो भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को 65 वर्ष तक की आयु के लिए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 62 वर्ष तक की आयु के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें सिर्फ कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जाता है। अतः न्यायाधीश अपने कार्यकाल के मामले में निश्चित रहते हैं तथा इस आधार पर उन पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है। इनका नियुक्ति का और हटाने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। इनका कार्यकाल निश्चित होता है। तीसरा है सेवा शर्तें। न्यायपालिका से संबंधित विधियाँ जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल, पद से हटाना व वेतनमान सहित सभी विषय शामिल होते हैं। उनको बनाने, उनमें परिवर्तित करने का अधिकार सिर्फ देश की व्यवस्थापिका को होता है और व्यवस्थापिका की शक्ति पर न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का तार्किक नियंत्रण रहता है। व्यवस्थापिका द्वारा जो भी इनके न्यायाधीशों के संबंध में जो भी परिवर्तन किया जाता है उसको न्यायपालिका अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा उन पर कुछ तार्किक नियंत्रण स्थापित करे हुए रहती है। भारत में संसद इस प्रकार के नियम बनाने के लिए अधिकृत है तथा इनकी सेवा शर्तों में अनावश्यक परिवर्तन नहीं किया जा सकता तथा इन पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है। चौथा है वेतन भत्ते। दूसरे देशों की तरह भारत में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची में वर्णित उपबंधों के अनुसार है। ठीक है, भारत के संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वो विभिन्न संवैधानिक पदों के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है।
और इनका वेतन भत्ते भारत के संसदीय निधि पर भारित होते हैं। अतः इस पर संसद में बहस तो हो सकती है, परंतु मतदान नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों एवं सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तथा ऐसा कोई भी अलाभकारी परिवर्तन अगर नियुक्ति पर लागू होते हैं तो भी उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार न्यायाधीशों के पर वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन करने के आधार पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वेतन भत्तों का जो उनके वेतन भत्तों को कम करे, ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 5वां है रोजगार पर प्रतिबंध। रोजगार पर प्रतिबंध से तात्पर्य है कि न्यायाधीश द्वारा एक बार न्यायाधीशों के पद पर रहने के पश्चात वह कहीं भी किसी अन्य लाभ के पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। केवल हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है। न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी प्रकार के रोजगार में संलिप्त होने का अधिकार नहीं रहता है, और ना ही वह अधिवक्ता के रूप में किसी न्यायालय में कार्य कर सकता है। सिर्फ निम्न न्यायालयों के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों में नियुक्ति दी जा सकती है। ऐसे आयोगों जैसे कि मानवाधिकार आयोग, जिनके अध्यक्ष पद के लिए न्यायाधीश की आवश्यकता होती है, वहाँ उन्हें नियुक्ति किया जा सकता है। अतः सेवानिवृत्ति के बाद किसी लाभ के पद के लालच में भी न्यायाधीशों के कार्यकरण को प्रभावित नहीं किया जा सकता। 6 है अवमानना पर दंड। न्यायालय को अपने अवमानना पर दंड देने की शक्ति प्राप्त होती है। अतः किसी विधिक व्यक्ति द्वारा किसी न्यायाधीश पर अनावश्यक दबाव बनाने, न्यायालय के किसी आदेश को न मानने, न्यायालय की गरिमा को ठोस पहुंचाने या धूमिल करने का प्रयास करने पर न्यायालय उसे तार्किक दंड दे सकता है। इस प्रकार न्यायालय अनावश्यक दबाव से भी मुक्त होता है। अपने कार्यकाल में वो किसी पर कोई भी कानून प्रक्रिया या किसी पर न्यायालय के ऊपर दबाव बनाया जाता है तो इस मामले में वो उसको किसी भी व्यक्ति को दंड दे सकता है। 7वां है आचरण पर चर्चा नहीं। सामान्यतः न्यायपालिका को यह स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए उसे या उसके किसी न्यायाधीश को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है, तथा व्यवस्थापिका में सिर्फ न्यायाधीश को हटाने की महाभियोग जैसी प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत प्रस्ताव पर ही किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा होती है, अन्यथा नहीं। न्यायाधीश द्वारा जो भी आचरण किया गया है उस पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। केवल जब महाभियोग प्रक्रिया को अपनाया जाता है इसको हटाने के लिए, तब इसके आचरण पर चर्चा की जा सकती है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि न्यायपालिका को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि वे किसी भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दबाव से परे रहकर न्याय को कार्यकुशलतापूर्वक संपादित कर सके। ये तो हो गई न्यायपालिका की कुछ स्वतंत्रता है। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ये सिलेबस में बिल्कुल अलग से दे रखा है और इससे काफ़ी प्रश्न आने की संभावना रहती है। आज के टॉपिक में काफ़ी है। धन्यवाद।